हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हम आपके साथ हैं। देखिए, आपको भी पता लग गया है कि अब 2 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आप इस टाइम में अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। ठीक है, ठोसों में विद्युत चलन। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो होती है, तो हम उसके आधार पर सॉलिड को हम या ठोसों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? आप पढ़ते भी आए हैं, पढ़ा भी है आपने अब तक। एक क्या होता है? चालक, कंडक्टर। कंडक्टर, चालक। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, कुचालक। और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। कंडक्टर, चालक, इंसुलेटर, कुचालक और आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब इनकी चालकता के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया। अब वो चालकता का की रेंज क्या है, कंडक्टिविटी की रेंज क्या है वो, अगर देखिए 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर इस रेंज में कंडक्टिविटी है तो वो सारे के सारे कंडक्टर्स होंगे। और अगर 10 पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अगर कंडक्टिविटी है तो वो सारे इंसुलेटर्स मतलब कुचालक होंगे। और अगर 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज में अगर कंडक्टिविटी है, चालकता है, तब वो आपके सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं सॉलिड्स को। किसमें? कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब मेन आपका यहां पर जो है वो आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो अर्धचालक है, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये प्योर स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं? प्योर स्टेट में। जैसे सपोज करिए आपके सेमीकंडक्टर में जनरली यूज होने वाले सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है क्योंकि प्योर स्टेट में होते हैं। अगर आप इनका एक जो आपका टेम्परेचर है, मानिए टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है तब ये आपके इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, प्योर स्टेट में जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो तब ये आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, और अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए इसको हम थर्मो सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। थर्मो सेमीकंडक्टर।
क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, और जैसे मूव करेंगे वैसे ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो ये तो गए इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। इम्प्योर मतलब अशुद्धि मिलाने का। अशुद्धि अगर देखिए इंट्रिंसिक जो आपके सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम में, इन्हीं में अगर हम कोई सुटेबल इंप्योरिटी मिला दें तब आपके जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कोई सुटेबल इंप्योरिटीज अगर मिला देंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें जैसे आपके जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ठीक है, ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? 14 ग्रुप है, जिसका कार्बन फैमिली का मेंबर है दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर इसके बाद देखिए 15 ग्रुप आता है तो इससे पहले 13 ग्रुप आता है। 13 ग्रुप में से कोई भी आप एलिमेंट, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, मान लीजिए इंडियम आपने ले लिया, इंडियम है, इसमें से फास्फोरस है, आर्सेनिक है, कुछ भी आप दे सकते हैं 15 ग्रुप में से। ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये 14 के एलिमेंट है, ये आपके 15 के एलिमेंट है। अगर इंप्योरिटी 13 की मिलाई जाए, 13 की इंप्योरिटी किसमें? 14 ग्रुप के जो आपके सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें अगर मिलाई जाए किसी एक में, तब आपके जो बनेंगे वो आपके पी टाइप के बनेंगे। और अगर आप 15 को मिलाएंगे इसमें तो आपके एन टाइप के। तो दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपके पी टाइप के, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? अभी देखिए जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन, 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 ठीक है। आपको पता है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है? शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग है, ठीक है। बीच में जो दो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, तो इस तरीके से ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है वो तैयार है, ठीक है। अब ये इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, बस सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। अब इसमें इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं। सपोज करिए हमने पहले जो पी टाइप है, तो पी टाइप का मतलब 13 ग्रुप की इंप्योरिटीज ऐड होंगी। तो जब हम 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, 13 ग्रुप का क्या मिला है आपने? इंडियम। इंडियम जब मिलाएंगे, और आपको पता है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं और इसमें 5 होते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे उनमें आपके 4 होंगे, 15 ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे और 13 ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो 13 ग्रुप का जब मिलाएंगे तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल इसका है, किसका नहीं है? इंडियम का नहीं है यहां पर। तो जहां पर इंडियम का इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है। अब ये वाला यहां पर जो स्पेस रह गया, जो जगह खाली रह गई, ये आपका होल, इसे हम बोलते हैं होल, ठीक है। और होल जो होता है वो पॉजिटिव होल होता है। पॉजिटिव होल क्यों कह रहे हैं इसको? कैसे होता क्या है? मान लीजिए ये बन गया, अब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कैसे हुई कि ये वाला, क्योंकि ये जगह खाली है, यहाँ होल क्रिएट है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो होल यहां क्रिएट हो जाएगा। यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है, अब होल यहां क्रिएट हो गया। अब सपोज करिए यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल पे पहुंच गया, अब होल यहां आ गया, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, होल इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। पहले होल यहां था,
तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो होल यहाँ आ गया, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, होल यहाँ आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है तो होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो इधर को मूव कर रहा है, तो होल इधर मूव कर रहा है, तो होल कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, इसीलिए पी टाइप इसलिए कहते हैं पी फॉर पॉजिटिव। ठीक है, पी फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टाइप मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके कारण होती है, पॉजिटिव होल के कारण। जब पॉजिटिव होल मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको कर लेना। अब देखिए इसी में मैं आपको एन टाइप पढ़ाता हूं। एन टाइप में क्या होगा, अब इसको एन टाइप कर लीजिए, इसको सेम वैसे ही बना लीजिए जैसे बना था। ये आपका सिलिकॉन हो गया, सेम स्ट्रक्चर जो पहले था वही स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें अब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाएंगे। जब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाएंगे तो मान लीजिए एक सिलिकॉन की क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया, और आर्सेनिक के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 4 तो ये यूज हो गया, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, एक बच्चा, जो एक बच्चा वो कहां है, वो ये है। ठीक है, और ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा ही करेगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए एन टाइप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और पी टाइप में क्या हो रहा था, जो कंडक्टिविटी, जो आपकी कंडक्टिविटी थी वो किसकी वजह से थी, वो पॉजिटिव होल की वजह से। तो एन टाइप में पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्टिविटी होती है, और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर आप 15 से मिला रहे हैं तो बेसिक भी आप ध्यान रखिए कि अगर हायर इलेक्ट्रॉन वाला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इंप्योरिटी अगर आप मिला रहे हैं, हायर बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी अगर आप मिला रहे हैं, तब तो आपका बनता है एन टाइप। और अगर कम बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली अगर इंप्योरिटी मिला रहे हैं तब बनता है आपका पी टाइप। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप इसमें मिला, आप इसको इसमें मिलाएंगे तो ये हायर हो जाएगा, तो फिर ये एन टाइप हो जाएगा। आप जो मिला रहे हैं, बस मेन चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जिसको मिला रहे हैं, जिसकी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, किससे, जिसमें आप मिला रहे हैं। अगर उससे कम है तब तो आपका बनेगा क्या, एन पी टाइप। ठीक है, और अगर ज्यादा है, जिसको आप मिला रहे हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसमें मिला रहे हैं उसमें कम है, जिसे मिला रहे हैं उसमें ज्यादा है और जिसमें मिला रहे हैं उसमें कम है। ठीक है, सब आपका एन टाइप का बनेगा, चाहे वो एलिमेंट कोई सा भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसको इसमें ही मिला देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कम वाली, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो, या आप ये ऐसे समझिए ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, हायर ग्रुप वाला में मिला रहे हैं कम वाले में, तब तो एन टाइप है, और अगर आप लोअर ग्रुप वाला मिला रहे हैं तब आपका पी टाइप है। तो ये आपके सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप एंड पी टाइप। इसके बाद देखिए आता है आपका बैंड थ्योरी। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंडक्शन है, ठीक है, या जो कंडक्टिविटी है, वो भी आप बैंड थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिलिकॉन ही ले लीजिए, 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको पता है कि ये पूरी वैलेंस शेल है, आटोमोस्ट शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, केवल 2 में। ठीक है, अगर आप, और आपको पता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं वो एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं।
तो बाद वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, पहले वाले की कम होगी। इसका मतलब इनकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखें नीचे वाला, अगर इसको हम फिर बैलेंस शेल है, बैलेंस शेल के बैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस ब्लॉक है और ये आपके सॉरी एस ऑर्बिटल है और ये आपके पी ऑर्बिटल है। तो इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होगी। तो ये आपका नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ठीक है। ये क्या है? बैलेंस बैंड। इसको आप लिख भी सकते हो बैंड थ्योरी, ठीक है। बैंड थ्योरी के आधार पर आप समझा सकते हो। तो ये बैलेंस वाले नीचे आ गए, इनकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये आपका कंडक्शन बैंड कहलाता है, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड है, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो स्पेस होता है, इसे हम फोरबिडन जोन कहते हैं। जोन या गैप, गैप भी कह सकते हैं, फोरबिडन गैप या फोरबिडन जोन, ठीक है। अब इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी है, ठीक है। अगर देखिए इन दोनों में, ये हो गया आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो तो हो गया बैलेंस बॉन्ड, सॉरी बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आपका कंडक्शन बैंड है। तो होता क्या है कि यहां से जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जम करके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ये गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच सकता, तो समझिए कि ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है। अगर गैप ज्यादा है, ठीक है, और गैप ज्यादा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये इंसुलेटर, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अगर ये गैप, क्या बना लीजिए, ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में ये गैप जो है, फोरबिडन गैप जो है, ये कम है, और इतना कम है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जम करके यहां पहुंच जाए। इसको जैसे ही एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन को, वो जम करके यहां पहुंच जाएगा, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। और ये कंडीशन आती है सेमीकंडक्टर में, अर्धचालकों में। किसमें आएगी? अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ये आपका बैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो आपका फोरबिडन गैप है वो बिल्कुल ना हो, खत्म हो गया, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है किसमें? कंडक्टर में, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है? फोरबिडन जोन जो होता है, गैप जो होता है, एनर्जी गैप, वो नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से जंप कर जाते हैं। और आप जानते हैं कंडक्टर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं। लेकिन यहां पर इंसुलेटर में गैप ज्यादा होता है, फोरबिडन गैप जो होगा, और फोरबिडन गैप लगभग आप ये, क्योंकि ये एनर्जी लेवल है, तो आप ये मान के चलिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी का गैप होना चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम इतना तो हो ही होगा, ठीक है। जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाते हैं। इसमें एनर्जी गैप कम होता है, इससे कम होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, ठीक है, एनर्जी गैप। तब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तभी आपके सेमीकंडक्टर है, और जब ओवरलैपिंग कर जाते हैं बैंड, तब आपका क्या बन जाता है? कंडक्टर। तो ये आपके बैंड थ्योरी। इसके बाद ये तो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, पढ़ते आए हैं कि दो तरीके के आपके सब्सटेंस आपने पढ़े हैं कि एक पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। अब तक यही पढ़ते आया, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 3 और बढ़ गए हैं। ठीक है, इसमें आपके फेरोमैग्नेटिक बढ़ गया, ठीक है, और आपका एंटी फेरो बढ़ गया, और फेरीमैग्नेटिक, ये आपके यहाँ बढ़ गए इनकी जरूरत। ठीक है, तो अब आपको इनको आप 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, चौथा है एंटी फेरो मैग्नेटिक, और 5वां है फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, हिंदी में डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलोह चुंबकीय, और फेरीमैग्नेटिक फेरी चुंबकीय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आपके सब्सटेंस मतलब सॉलिड्स हैं। अब डायमैग्नेटिक कौन से होंगे? जो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे? पहली बात देखिए, ये वो सब्सटेंसेस या वो पदार्थ होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, इनमें कमजोर प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है, या प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय आपके सब्सटेंसेस पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अगर आप देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसी वजह से ये डायमैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके डायमैग्नेटिक के NaCl, ठीक है, और आपका NaCl के साथ साथ MnO, इसके एग्जाम्पल हैं, और ZnO, ZnS। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, NaCl, ZnO, ZnS, इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आपका आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जिन पर जो आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रख दिया जाए तो ये वहां पर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो ऐसे आपके जो पदार्थ हैं, ऐसे जो आपके सब्सटेंसेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों है? क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो आपके होते हैं, जैसे कॉप Cu+2, Fe+3, Cr+3 एक्सेट्रा। ये आपके क्या हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके बाद आपका आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। उसमें चुंबकीय गुण प्रबल तरीके से उत्पन्न हो जाता है, और ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट होती है। अगर आप देखिए, इसके केस में क्या है,
अगर इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें भी डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को हटा दें तो इनमें जो डेवलप हुई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है कि इनको अगर आप रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इनकी जो आपकी मैग्नेटिज्म है वो लॉस नहीं होता। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप हुई है वो लॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए जितनी भी परमानेंट मैग्नेट बनती हैं, आपने देखा होगा स्पीकर्स के पीछे जो मैग्नेट होती हैं, आपने जो भी परमानेंट मैग्नेट देखी हैं वो सारी कैसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में है आपका जैसे Fe है, निकिल है, कोबाल्ट है, CrO2 है, ठीक है, एक्सेट्रा। वो इसके ये कौन से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और एक चीज और सुनिए, इनमें क्या है कि ये जो आपके मेटल आयन हैं, इनके जो मेटल आयंस हैं वो मेटल आयंस आपस में ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपिंग में आ जाते हैं। और जो छोटे छोटे ग्रुपिंग में बनते हैं उस ग्रुप को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? डोमेन। और जो डोमेन है वो एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करती है। टिनी मैग्नेट मतलब छोटी चुंबक की तरह, ठीक है, टिनी मैग्नेट की तरह काम करती है। और उस टिनी मैग्नेट डोमेन है तो वो डोमेन जो है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर भी हम समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मतलब आप वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू इक्वल टू n+2 ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसमें जो n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हम यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होता है जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो इसके जितने भी डोमेन्स हैं उनके मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं सारे के सारे। जैसे ये देखिए जितने भी डोमेन्स हैं उन सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, कि आप डायपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो सबका जो मैग्नीट्यूड है वो जुड़ जाएगा और जुड़ने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? एंटीफेरो में, एंटीफेरो इसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि आप जैसे इसमें देखिए इसमें भी आपके डोमेन्स होंगे, डोमेन्स की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल होगी। जिसमें एक ऊपर को है तो एक नीचे को, एक ऊपर को, एक नीचे को, एक ऊपर को और एक नीचे को, ठीक है। ये एंटी पैरेलल हो गए, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होगा जितना मैग्नेटिक मूवमेंट इसके कारण होगा वो इसके कारण कैंसलाइज हो जाएगा, ऐसे इसके कारण कैंसलाइज हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इस वाले के साथ में आके क्या हो जाएगा? कैंसलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होता है? इसमें 0। इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो 0 आता है, ठीक है। इसलिए ये इसका अपोजिट है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके FeO और Fe2O3, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका लास्ट जो आता है वो आपका आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? उसमें भी डोमेन्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलली होते हैं लेकिन अनइक्वल नंबर में होते हैं, एंटी पैरेलली हैं लेकिन वो अनइक्वल नंबर में होते हैं। ये अनइक्वल नंबर में एंटी पैरेलल है। तो अब देखिए इसमें क्या, इस डोमेन की डायरेक्शन ऊपर को है, इस डोमेन की डायरेक्शन नीचे को। ये मान ली इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिलाइज कर दिया, ये तब भी रह गया। मान ली इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिलाइज कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये अब भी रह गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी ऊपर डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना है कि फेरोमैग्नेटिक से कम होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये जो मैग्नेटिज्म है वो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कम होता है। मतलब आप ये कहें कि फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बीच में लाई करता है।
ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका Fe3O4, ये क्या, मैग्नेटाइट। और साथ में फेराइट भी आप कह सकते हैं, दूसरे और एग्जाम्पल है फेराइट। ठीक है, ये मैग्नेटाइट है और ये आपका फेराइट, तो वो इसके एग्जाम्पल हैं किसके, एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, जो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। डायमेटिक, लो, आपका प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक, आपका प्रतिलोह चुंबकीय, और फेरीमैग्नेटिक, फेरीचुंबकीय। इसमें देखिए डायमेटिक किसके कारण है, पेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती क्योंकि सारे सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, इसमें देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड में हो तब, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो इसका में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई है वो लॉस्ट हो जाती है। उसके एग्जाम्पल क्या है, कॉप Cu+2, Fe+3 और Cr+3। फिर अगला है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो छोटे छोटे आयंस होते हैं वो ग्रुप बना रहे, डोमेन्स बना रहे, डोमेन्स की डायरेक्शन ही है। अगर सारे के सारे डोमेन्स इसी डायरेक्शन में हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, और जनरली जितनी परमानेंट मैग्नेट बनती है, जो परमानेंट वो सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती हैं, तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। उसके एग्जाम्पल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, और क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2। क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप जितनी भी बनती हैं वो सब CrO2 के ही बनती है। इसके बाद आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें जो डोमेन की डायरेक्शन होती है वो इक्वल नंबर में एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एक ऊपर को तो एक नीचे को, एक ऊपर को एक नीचे को, क्योंकि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट इसके कारण होगी उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नेट जीरो हो जाएगा इसका, नेट इसका जीरो है, नेट इसका, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल Fe और Fe2O3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फेरीमैग्नेटिक, Fe3O4 एंड फेराइट। इसमें क्या होता है, इसमें एंटी पैरेलल होते हैं लेकिन अनइक्वल नंबर में। ठीक है, कुछ ऊपर को ज्यादा होंगे, कुछ नीचे को ज्यादा होंगे। तो मान लीजिए देखिए जैसे ये कंडीशन है, तो इसमें देखिए इसके कारण ये कैंसिलाइज हो गया, इसके कारण ये कैंसिलाइज हो गया, लेकिन ये फिर भी रह गए, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके कारण जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा, लेकिन कुल मिला के जीरो नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसकी जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो आपकी फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बीच में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। ठीक है, ये आज आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।